Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 3 for Modern India 1857 to 1964. And here we will discuss the rise of national consciousness. The topics to be covered are Introduction, Ruin of Indian economy, Factors contributing to national consciousness, and the Indian response. Now, first, we will start with introduction. The rise of national consciousness in the 19th century was essentially the result of the British rule. जो बेसिकली रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में वो ब्रिटिश रूल की वजह से ही स्टार्ट हुआ था. द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल गिविंग राइज टू अ वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द मासेस. जो बेसिकली जितने भी चेंजेस हुए थे ब्रिटिश रूल की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल चेंजेस हो, उनकी वजह से इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी और इस वजह से डिससेटिस्फाइड हो गए थे लोग और उसकी वजह से ही कॉन्शियसनेस डेवलप हुई थी, राइज हुई थी. द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, development of post and telegraph, printing press and educational institutions created by the British primarily as measures for running an effective administration also became instrumental in providing favorable conditions for the rise and growth of national movement. तो बेसिकली उन्होंने जो और चीज़ें डेवलप की थी जैसे पोस्ट और टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इससे भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी ईजी हो गया था और जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी. उसको भी एक तरह से ग्रोथ मिली थी क्योंकि उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशंस हो गई थी. अगर उन्हें कहीं पे लेटर पहुंचाना है या किसी से कम्युनिकेट करना है नेशनल मूवमेंट के लिए तो वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ या प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ कर सकते थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से भी अवेयरनेस फैलने लग गई थी. देन नेक्स्ट इज़ द रूइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. The British economic policies in India led to the ruin of Indian agriculture and handicrafts industry. तो जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी उसकी वजह से एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. द पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड अदर क्लासेस वर बैडली इम्पोवरिश्ड इन दी प्रोसेस. और जो पीजेंट्स, आर्टिजन्स या फिर हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे उन सबको बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही थी. एंड सो द ब्रिटिश रूल चेंज आवर इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए थे वो थे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. सो फर्स्ट एग्रीकल्चर. द ब्रिटिश एग्रेरियन policy was mainly aimed at drawing out maximum land revenue. In the permanent settlement areas, the land revenue was fixed for the zamindars, and the zamindars kept charging more from the peasants than what they had to pay to the state. तो जो ज़मींदार थे उनके पास सारा लैंड रेवेन्यू आता था और ये जो लैंड रेवेन्यू था ये बहुत ज़्यादा था और पीजेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने लग गए थे क्योंकि ज़मींदारों को जो आगे देना पड़ रहा था स्टेट गवर्नमेंट को वो बहुत कम था इन कंपैरिजन टू व्हाट दे वर चार्जिंग फ्रॉम द पीजेंट्स. Then second is industry. When we come to industry, we find that the artisans were also facing great hardships. Restrictions were imposed on import of Indian textiles in Britain, while the British could bring their machine-made textiles virtually without any taxes to India. तो जो रिस्ट्रिक्शंस थी इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई थी. रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसकी वजह से क्योंकि ब्रिटेन से हम ज़्यादा टेक्सटाइल नहीं ले सकते थे और ना ही उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे. द इंडियन आर्टिजन वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू compete with the goods produced by machines in England. Then next is the Indian scene in 19th century. Almost all the sections of Indian population were suffering under the British rule. अगर हम 19th सेंचुरी का देखें जो सिचुएशन थी इंडिया में उसमें था कि जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसके सारे ही सेक्शंस ब्रिटिश रूल की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. हाउएवर दिस डिसकंटेंट could not automatically lead to the development of a new consciousness among the people, and this discontent expressed itself at times in the form of sporadic revolts against some officer, zamindar, or a new regulation. And
ये जो थे इस डिसकंटेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस डेवलप होनी शुरू हो गई थी, क्यों कभी कभी वो रिवोल्ट्स में कन्वर्ट होती थी जो कुछ ऑफिसर ज़मींदार के अगेंस्ट होती थी. एंड वास्टनेस ऑफ द कंट्री विद बैकवर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ ग्रीवेंसेज इन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू differences in the working of the administrative system were some of the important reasons. तो बेसिकली जो डिसकंटेंट का और कॉन्शियसनेस का जो मेन रीजंस थे वो थे क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था बैकवर्ड एरियाज़ में, फिर एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी ढंग से, उसके बाद कॉमन लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी क्योंकि किसी के भी बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें, उसके बाद बहुत सारी और भी ग्रीवेंसेस थी जो रीजन टू रीजन डिपेंड करती हैं. Now next is the factors contributing to national consciousness. Now due to the factors we have mentioned above, the British were also facing problems in maintaining effective control of the government. तो जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो इंडियन सीन था बेसिकली, उसमें क्या था जो इंडियन पीपल फेस कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए. एंड टू ओवरकम दीज डेफिशिएंसीज द ब्रिटिश इवॉल्व्ड सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड न्यू पॉलिसीज. These measures were also helped in the development of national consciousness among Indians. और कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जैसे कि यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रिंटिंग प्रेस, न्यू एजुकेशन सिस्टम, British policy of expansion, intellectual awakening and racial discrimination. अब जैसे फर्स्ट है यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Now for a better exploitation of the Indian resources, the British brought large parts of the country under a uniform system of administration. तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, एक्चुअली द राइट वर्ड इज़ एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि जैसे कि मतलब एक पूरी कंट्री को कैसे हम यूनिफॉर्मली रूल्स या लॉज के बेसिस पे उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं. एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, मशीनरी एंड जुडिशियल सिस्टम वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स. जैसे कि लैंड रेवेन्यू की कितने पीजेंट्स को कितना रेवेन्यू देना पड़ेगा ज़मींदार्स को, और ज़मींदार से वो कितना टैक्स इम्पोज करेंगे उनके ऊपर, ऐसे लॉज बना दिए थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेट करना उनके लिए ईजी हो गया था. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क. पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज वर एक्सटेंडेड एंड इम्प्रूव्ड. पोस्ट और टेलीग्राफ को एक्सटेंड कर दिया था, उसको इम्प्रूव कर दिया था, और इस वजह से सारे टाउन्स जो थे, मेजर टाउन्स, उनको टेलीग्राफ से लिंक करने के बाद कम्युनिकेट करना ईजी हो गया था. तो नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया था. देन प्रिंटिंग प्रेस. The introduction of the printing press made the transmission of ideas and learning less expensive. जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे क्या था कि न्यूज़पेपर जो हम खरीदते हैं अभी भी तो वो काफ़ी सस्ते होते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी जो आइडियाज़ की जो ट्रांसमिशन थी वो भी इनएक्सपेंसिव हो गई थी, कम एक्सपेंसिव थी. एंड अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स स्टार्टेड ओपनिंग और अपीयरिंग. Through these publications, the problems in different parts of the country could be shared by people. और इस वजह से जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी वजह से जितने भी लोग थे, इंडियन हो या ब्रिटिशर्स हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो गया था और ईजीली वो अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते थे. Next is the new education system. The British introduced a new system of education which was mainly derived from the West, both in form and content. तो जो एजुकेशन सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ था वो वेस्ट से ही प्रभावित था, वेस्टर्न स्टेट से या वेस्टर्न कंट्रीज से, और दोनों ही उसके फॉर्म और कंटेंट यानी कि जो पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन जो दी जाएगी, वो दोनों ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के जैसी थी. The main idea behind this system was to create a loyal section of Indians who would effectively carry out clerical and lower administrative tasks for the British. तो बेसिकली जो मेन आइडिया था जब ब्रिटिशर्स ने ये नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए था ताकि इंडियन के कुछ सेक्शंस को, इंडियन पीपल के कुछ सेक्शन को लॉयल कर सके. जैसे अगर मैं सोचूंगी कि जो सिस्टम है वो मुझे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैं उनकी तरफ लॉयल हो जाऊंगी. सो दिस वॉज द मेन आइडिया. देन नेक्स्ट इज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन.
The British in the beginning conquered different areas to establish their hold, but the policy of expansion continued. They kept extending their territories by annexing Indian states one after the other, even if those states were not at war with the British. अब उन्होंने एक जगह पे अपना पूरा रूल अपना शासन जो है स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली दूसरी जगह पे अपने एरिया को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था. उन्होंने दूसरे एरियाज पे भी अपना होल्ड पाना शुरू कर दिया था. अब इसमें जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो एनेक्सेशंस आ जाती हैं वो हैं जैसे सिंध इन 1943, फिर पंजाब पे अपना हक जमाना शुरू किया था 1849 में, देन रंगून एंड पेगू एंड अवध झांसी, then Satara and Nagpur were also taken over, and the Indian rulers were getting apprehensive of the British. Then next is intellectual awakening. 19th century India is marked by a process of social reform and intellectual ferment. By intellectual ferment, we mean an attempt at a critical and creative examination of the contemporary society with the purpose of transforming it along modern lines. तो 19th सेंचुरी इंडिया में बेसिकली क्या था, इंटेलेक्चुअल फर्मेंट आ गई थी, इंटेलेक्चुअल हो गए थे लोग. और जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे एंड सर सैयद अहमद खान वर among the important leading intellectuals of the 19th century who contributed to the awakening of national consciousness. Then last factor is the racial discrimination. The attitude of racial superiority adopted by the English also contributed to the growth of nationalist sentiments. Apart from social behavior, this discrimination was carried in judicial matters as well. So, ज़्यादातर जो racial discrimination face करना पड़ता था लोगों को, और ये होता था ज़्यादातर क्लास की वजह से, या फिर जिसकी वजह से नेशनल सेंटिमेंट्स भी हर्ट होने शुरू हो गए थे, और इसकी वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ने लग गई थी और लोग ऑपरेस होने लग गए थे ब्रिटिशर्स के. Next is the Indian response. The Indians opposed British exploitation and the harmful policies at different levels. फिर इंडियन रिस्पॉन्स में हम पढ़ेंगे कि जो इंडियंस हैं उन्होंने इन फैक्टर्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपोज किया उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को और उनकी एक्सप्लॉयटेशन को. एंड द इंडियन रेजिस्टेंस में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, first is the peasant and tribal movement, and next is the middle class opposition. Now, the peasant and tribal movements. In the 19th century, we come across a number of peasant and tribal uprisings. अगर हम देखें 19th century में बहुत सारी ऐसी movements और revolts शुरू हुए थे जो peasant और tribals ने शुरू किए थे. The early uprisings were not consciously nationalist uprising, but in due course, this contributed to the emergence of nationalist कॉन्शियसनेस. तो अगर हम अर्ली अपराइजिंग्स देखें, जो अर्लियर रिवोल्ट थे शुरू के, वो कॉन्शियसली नेशनलिस्ट नहीं थे, नेशनलिस्ट अपराइजिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी एक तरह से जो इमर्जेंस आई थी, जो मेन नेशनल कॉन्शियसनेस आई थी, उसके लिए कंट्रीब्यूट किया था. And according to Sumit Sarkar, for at least a century after Plassey, there were revolts led by traditional elements. So जो प्लासी में मेन रिवोल्ट हुआ था, जो मेन वॉर हुई थी, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी रिवोल्ट्स थे जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स की वजह से हुए थे. देन द accumulated feelings of discontent and dissatisfaction with the British rule gave rise to the revolt of 1857. तो जितने भी लोग थे उनके जो कंट्रीब्यूट करके और इकट्ठे सम अप करें अगर हम, तो जितना भी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन था उसकी वजह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू हुआ था 1857 में. Then the important movements in the second half of the 19th century were Indigo Revolt in 1859 to 1860 in Bengal, then Kuki Revolt in Tanpura in 1860 to 90, Kuka Revolt in Punjab, Pabna Peasant Movement in Bengal, Vasudev Balwant Phadke's Revolt in Maharashtra,
and Birsa Munda's revolt in South Bihar. Next is the middle class consciousness. During the 19th century, apart from popular uprisings and revolts at the mass level, a new consciousness was developing in the educated sections and middle classes. सो 19th सेंचुरी में भी पॉपुलर अपराइजिंग्स तो थी और साथ में रिवोल्ट्स भी थे जो मास लेवल में होते थे, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का ये रिवोल्ट्स करता था. इसके अलावा भी जो एजुकेटेड सेक्शंस थे और जो मिडिल क्लास थी वहाँ पे भी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी नेशनल कॉन्शियसनेस की. And it was this middle class consciousness which became the chief medium for the channelization of popular discontent and was instrumental in the development of national consciousness in India. और ये जो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस थी ये ही एक तरह से चीफ मीडियम बन गई थी पॉपुलर डिसकंटेंट के लिए, जो एक तरह से पूरी इंडिया में नेशनल कॉन्शियसनेस को स्प्रेड आउट कर रहे थे. Then the educated classes began to critically examine the Indian society, and the awakened sections made all out efforts for reforms. तो ये जो मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड क्लास जो थी, इन्होंने ही इंडियन सोसाइटी और रिफॉर्म्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू किया था. राम मोहन रॉय वॉज द पायनियर इन दिस फील्ड. ही established ब्रह्मो समाज टू फाइट सोशल इविल्स. राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ही एक ब्रह्मो समाज बनाया था जो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी इविल्स या फिर नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको फाइट करने के लिए फॉर्म किया था. देन दयानंद सरस्वती फॉर्म दी आर्य समाज. विवेकानंद स्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन. A number of other organizations were formed for doing away with the social evils like sati, untouchability rituals, etc. These reform movements, though confined in a large part of the middle class sections, developed a national social consciousness among Indian people and deepened their sense of belonging to a common culture. तो ज़्यादातर जो अनटचेबिलिटी सती रिचुअल से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स थे वो मिडिल क्लास में होते थे, लेकिन इन्होंने दूसरी क्लासेस में भी नेशनल सोशल कॉन्शियस डेवलप कर दी थी और इस वजह से इंडियन पीपल एक साथ यूनाइट हो गए थे. Then, the middle class worked in two ways. First, they started writing books, articles, and publishing newspapers to critically analyze the British policies and developing consciousness among the masses. जो मिडिल क्लास थी वो ज़्यादा एजुकेटेड थी और उन्होंने इसी को एज अ टूल यूज़ करना शुरू किया और बुक्स लिखनी शुरू की, आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए और न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने शुरू किए, और इसकी वजह से वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरे लोगों में कम्युनिकेट करने में काफ़ी सफल रहे थे. Second method adopted by middle class was to form organizations, associations and societies for joint programs and activities. और जो second method था वो था एक organization या कोई भी एक association, ऐसा एक समाज फॉर्म करना, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने एक ब्रह्मो समाज बनाया था जो कि इन joint programs के लिए काम करता था. Now do it yourself. First question is, what was the nature of early peasant and tribal revolts? And second is, how did newspapers and journals help in the growth of national consciousness? That's all for this session. Thank you and have a nice day.